आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बफर विलयन। जैसा कि आप इसके पीछे पढ़ चुके हैं पीएच क्या होता है। पीएच हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं। पीएच के बाद अगला हेडिंग हम लोगों को पढ़ना है बफर विलयन, बफर सॉल्यूशन। बफर विलयन क्या होता है? बफर विलयन वह विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा डालने पर वह अपने पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करता है। ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं बफर विलयन। यानी कि अगर कोई हमारा विलयन है उसमें अम्ल मिलाते हैं या क्षार मिलाते हैं अल्प मात्रा में, यानी 1 बूंद 2 बूंद हम मिला रहे हैं, तो मिलाने पर उस विलयन के पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वह विलयन क्या है? हमारा बफर विलयन है। बफर विलयन का एक और नाम होता है, इसको उभय प्रतिरोधी विलयन भी कहते हैं। उभय प्रतिरोधी विलयन मतलब कि चाहे अम्ल डालिए या क्षार मिलाइए तो उस विलयन के पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि आप जानते हैं कि यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो विलयन अम्लीय हो जाता है। अगर विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है तो विलयन क्षारीय होता है। और जब विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की सांद्रताएं बराबर होती हैं तब विलयन कैसा रहता है? उदासीन रहता है। तो जब हम विलयन में अम्ल मिला रहे हैं तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। अगर हम क्षार मिलाएंगे तो विलयन में OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी। लेकिन यह हमारा ऐसा विलयन है कि इसमें अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर उसमें न तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता परिवर्तित होगी न ही OH आयन की, इसीलिए उसका पीएच मान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात स्थिर रहता है। तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन। ये बफर विलयन जैसे हमारा मिश्रण होता है एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रण, यह हमारा एक प्रकार का बफर है। या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड इसका मिश्रण ले लीजिए, यह भी आपका जो है बफर विलयन है, यानी बफर मिश्रण है। इसका विलयन बनाएंगे तो वह बफर विलयन कहलाएगा। एसिटिक अम्ल और पोटेशियम एसीटेट का मिश्रण भी ले सकते हैं। एसिटिक अम्ल और कैल्शियम एसीटेट भी ले सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं, यानी इसी का कोई लवण रहेगा, उस लवण का मिश्रण होता है। जैसे आप आगे देखेंगे कि हमारे जो बफर विलयन होते हैं, बफर विलयन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। उभय प्रतिरोधी विलयन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है अम्लीय बफर और एक कहलाता है क्षारीय बफर। अम्लीय बफर और क्षारीय बफर। तो हम लोग जानेंगे कि अम्लीय बफर किसे कहते हैं। अम्लीय बफर, अम्लीय बफर नाम से ही आपका स्पष्ट है, अम्लीय बफर। तो अम्लीय बफर में क्या होता है कि जो अम्ल होता है वह दुर्बल होता है। कोई भी दुर्बल अम्ल ले लीजिए, दुर्बल से दुर्बल अम्ल, तो कोई दुर्बल अम्ल और उसी अम्ल का किसी प्रबल क्षारक के साथ बने लवण का मिश्रण। तो दुर्बल अम्ल और उसी अम्ल के किसी प्रबल क्षारक के साथ बने लवण के मिश्रण को हम लोग कहते हैं अम्लीय बफर। परिभाषा आप देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा कि दुर्बल अम्ल तथा उसके किसी प्रबल क्षारक के साथ बने लवण के मिश्रण को अम्लीय बफर कहते हैं। अब जैसे अम्लीय बफर, तो कोई दुर्बल अम्ल ले लीजिए, तो विदित है आपको
एसिटिक अम्ल आपका दुर्बल अम्ल होता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल हमारा दुर्बल अम्ल है। अब इसी दुर्बल अम्ल का किसी प्रबल क्षारक के साथ लवण बनाइए। तो आप जानते हैं कि प्रबल क्षारक NaOH होता है, KOH होता है, MgOH ट्वाइस होता है, यानी आवर्त सारणी में यस ब्लॉक के फर्स्ट ए और सेकेंड ए वर्ग के जो धातुएं हैं, उन धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये हाइड्रोक्साइड हमारे प्रबल क्षार होते हैं। तो आपका दुर्बल अम्ल है एसिटिक अम्ल, और सोडियम आपका प्रबल मतलब यस ब्लॉक का आपका धातु है, तो उसका हाइड्रोक्साइड लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार हो गया, उसके साथ क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा सोडियम एसीटेट। तो एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रण आपका ये हो गया अम्लीय बफर। अब दूसरा बना सकते हैं, एसिटिक अम्ल ले लीजिए और KOH के साथ लवण बनाइए। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ लवण बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम एसीटेट। जैसे यहां सोडियम एसीटेट है, उसी तरह से पोटेशियम एसीटेट। तो एसिटिक अम्ल और पोटेशियम एसीटेट का मिश्रण भी कहलाएगा अम्लीय बफर। इसके अलावा दुर्बल अम्ल में फार्मिक अम्ल भी आपका होता है। फार्मिक अम्ल ले लीजिए, सोडियम फार्मेट ले लीजिए, इन दोनों का मिश्रण, यह भी अम्लीय बफर हो गया। फार्मिक अम्ल और पोटेशियम फार्मेट ले लीजिए लवण, इन दोनों का मिश्रण भी हो गया अम्लीय बफर। कार्बोनिक अम्ल आपका दुर्बल अम्ल होता है H2CO3। कार्बोनिक अम्ल का आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे प्रबल क्षार के साथ, तो लवण क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों का मिश्रण भी आपका कहलाएगा अम्लीय बफर। तो क्लियर हुआ अम्लीय बफर कि दुर्बल अम्ल और उसी अम्ल के किसी प्रबल क्षारक के साथ बने लवण का मिश्रण, तो ये मिश्रण कहलाता है अम्लीय बफर। अब अम्लीय बफर हमारा हो गया, तो अम्लीय बफर में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसका पीएच मान कैसे परिवर्तित नहीं होता है, इसको हम लोग देखेंगे। स्पष्टीकरण, उसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया है सोडियम एसीटेट, एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रण, यह हमारा अम्लीय बफर है। तो अब क्या होता है कि इसके पहले हम लोग सम आयन प्रभाव भी पढ़ चुके हैं। सम आयन प्रभाव क्या होता है, दो विद्युत अपघट्यों में जो आयन कॉमन होता है उस आयन को हम लोग कहते हैं सम आयन, और किसी भी सम आयन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन और भी कम हो जाता है, इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं सम आयन प्रभाव। तो जैसे एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का हम मिश्रण ले रहे हैं, तो एसिटिक अम्ल के आयनन से हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन, कौन सा आयन, एसीटेट आयन, ये उत्पन्न होगा। और हमारा ये जो सोडियम एसीटेट है, इस सोडियम एसीटेट के आयनन से सोडियम आयन बनेगा और एसीटेट आयन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कॉमन आयन कौन सा हो रहा है, कॉमन आयन कौन सा हो रहा है, एसीटेट आयन। देखिए यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों जगह एसीटेट आयन उत्पन्न हो रहा है। तो यह एसीटेट आयन हमारा जो है सम आयन हो गया, कॉमन आयन हो गया। तो अभी सम आयन की उपस्थिति में सम आयन प्रभाव लागू होगा, और सम आयन प्रभाव के कारण जो इसमें दुर्बल है उसका आयनन पहले से भी कम हो जाएगा। तो सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल में दुर्बल कौन होता है, एसिटिक अम्ल दुर्बल होता है। तो इस एसिटिक अम्ल का आयनन पहले से भी कम हो जाता है। तो अब सोडियम एसीटेट का आयनन हो गया, एसिटिक अम्ल का आयनन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस बफर विलयन में हम एक बूंद HCl मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं। तो अम्ल मिलाने पर देखा जाए कि कैसे पीएच मान परिवर्तित नहीं हो रहा।
तो जैसे हम एक बूंद HCl मिला रहे हैं, देखिए ये HCl हमने मिलाया, तो अब यह जो HCl है, यह HCl किससे क्रिया करेगा? तो चूंकि HCl हमारा अम्ल है और जो बफर विलयन है उसमें एक अम्ल है और दूसरा लवण है, तो अम्ल अम्ल से क्रिया नहीं करता है। करेगा? नहीं करेगा। अम्ल अम्ल से क्रिया नहीं करेगा, कई जाति के हैं ना, इसलिए वो क्रिया नहीं करेंगे। यह जो अम्ल है, यह अम्ल क्रिया किससे करेगा? लवण से। तो देखिए जैसे ही हम HCl मिलाएंगे तो HCl जो है सोडियम एसीटेट के साथ क्रिया करेगा। अब सोडियम एसीटेट के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा? तो अब HCl का देखिए क्लोराइड आयन और सोडियम एसीटेट का सोडियम आयन, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? NaCl। लवण हमारा है ये टूटेगा तो एसीटेट आयन ऋणायन बनेगा और सोडियम आयन धनायन बनेगा। और HCl जब टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन धनायन बनेगा और क्लोराइड आयन क्या बनेगा? ऋणायन। तो इसका जो क्लोराइड आयन ऋणायन है, इसमें के धनायन के साथ क्रिया करेगा और धनायन इसमें का क्या है? सोडियम आयन। तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन से क्रिया करके बना लिया NaCl, और इसमें का जो H आयन बचा वह एसीटेट आयन, यह ऋणायन है ये धनायन, तो एसीटेट आयन से क्रिया करके क्या बनाएगा? एसिटिक अम्ल बनाएगा। अब ये जो NaCl बना है, NaCl में न तो H आयन है और न ही OH आयन है। तो जब न H है न OH है तो यह विलयन में H आयन या OH आयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। दूसरा बना आपका क्या? एसिटिक अम्ल। यह जो एसिटिक अम्ल है इसमें देखिए H है, इसके टूटने से H आयन बनता है, लेकिन यह एसिटिक अम्ल इतना दुर्बल है कि यह विलयन में अल्प आयनित होता है। अल्प आयनित का मतलब कि इसका आयनन बहुत बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि इसके आयनन से जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा वह हाइड्रोजन आयन विलयन की जो सांद्रता होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उसकी सांद्रता में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं कर पाता है, मापनीय परिवर्तन नहीं कर पाता है, यानी वह मापा नहीं जा सकता है। तो जब कोई मापनीय परिवर्तन हुआ नहीं तो परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, इसलिए कहा जाता है कि ये अल्प आयनित एसिटिक अम्ल बनने के कारण इस अम्लीय बफर में तनु HCl मिलाने पर विलयन का pH मान परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। क्लियर हो गई बात? अगर ये अल्प आयनित नहीं होता, ये प्रबल होता, तब pH मान परिवर्तित हो जाता, लेकिन ये दुर्बल अम्ल बन रहा है और दुर्बल अम्ल बनने के कारण इसका आयनन इतना कम होगा कि इसके आयनन से जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा वह हाइड्रोजन आयन विलयन के pH मान में परिवर्तन, मापनीय परिवर्तन नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बफर विलयन में अम्ल मिलाने पर बफर विलयन का pH मान अपरिवर्तित रहता है। क्लियर? अब इसके बाद देखिए हम क्षार मिला रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए व्याख्या किया गया है कि HCl के आयनन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन सोडियम एसीटेट के आयनन से उत्पन्न एसीटेट आयन से क्रिया करके अल्प आयनित एसिटिक अम्ल का अणु बना लेता है। चूंकि ये अल्प आयनित है तो आयनन बहुत कम होगा, जिससे डाले गए HCl विलयन के pH मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब बफर विलयन का pH मान अपरिवर्तित रहता है। अब इसी तरह से हम इसमें क्षार मिला रहे हैं। जैसे देखिए एक बूंद NaOH मिला रहे हैं इसी अम्लीय बफर में, तो अब NaOH मिलाएंगे तो यह NaOH क्षार है, तो यह किससे क्रिया करेगा? चूंकि हमारा अम्लीय बफर है तो एक उसमें दुर्बल अम्ल है और एक लवण है। तो अभी आपने देखा कि अम्ल मिलाने पर वह लवण से क्रिया कर रहा था। अब हम क्या मिला रहे हैं? क्षार मिला रहे हैं। तो क्षार मिश्रण में किससे क्रिया करेगा? अम्ल से क्रिया करेगा। तो अब देखिए हमारा एसिटिक अम्ल है, यह एसिटिक अम्ल NaOH के साथ क्रिया करेगा। तो जब एसिटिक अम्ल की NaOH से क्रिया होगी तो बन जाएगा सोडियम एसीटेट और जल।
या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एसिटिक अम्ल जो है ये अपने OH के आयन से उत्पन्न OH आयन से क्रिया करेगा और इस एसिटिक अम्ल का हाइड्रोजन आयन और इसका OH आयन ये आपस में मिलकर के जल बनाएंगे और एसीटेट आयन यहां पर बनेगा। तो इस एसीटेट आयन से विलयन के पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसीटेट आयन में न तो हाइड्रोजन आयन है न OH आयन। और ये जो H2O बन रहा है, यह H2O भी हमारा क्या होता है, अल्प आयनित होता है, यानी यह भी बहुत दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसका भी आयनन बहुत बहुत कम होता है। तो जब इसका आयनन बहुत कम होता है तो यह भी विलयन के पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं कर पाता है, इसलिए क्षार डालने पर भी बफर विलयन का पीएच मान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। इसलिए कहा जाता है कि बफर विलयन में चाहे अम्ल मिलाइए चाहे क्षार मिलाइए, दोनों के मिलाने पर विलयन के पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए बफर विलयन का पीएच मान स्थिर रहता है, चाहे अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्षारीय बफर। जैसे हमारा अम्लीय बफर है कि दुर्बल अम्ल और उसके किसी प्रबल क्षारक के साथ बने लवण का मिश्रण अम्लीय बफर कहलाता है, उसी प्रकार क्षारीय बफर में क्या हो जाएगा, दुर्बल क्या रहेगा, क्षार रहेगा। जैसे यहां दुर्बल अम्ल था उसी तरह से यहां पर दुर्बल क्षार, और जब दुर्बल क्षार है तो उस क्षार का किसी प्रबल अम्ल के साथ लवण बनेगा और उन दोनों का मिश्रण कहलाएगा क्षारीय बफर। तो देखिए जैसे हमारा दुर्बल क्षार हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अलावा आवर्त सारणी में आप जाएंगे डी ब्लॉक की जितनी धातुएं हैं, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, आयरन है, ये सब दुर्बल जो है धातुएं, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये दुर्बल क्षार होते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, जिंक हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, आयरन हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ये सब जो है आपके दुर्बल क्षार। तो जैसे यहां अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कॉमन आपका एग्जांपल है दुर्बल क्षार का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यह दुर्बल क्षार है और इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का किसी प्रबल अम्ल के साथ लवण बना लीजिए। तो प्रबल अम्ल हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य तीन हम लोगों को याद रखना हमेशा, एक HCl होता है, दूसरा HNO3 होता है और तीसरा क्या होता है, H2SO4। ये तीनों अम्ल बहुत ही प्रबल अम्ल हैं। ठीक है। तो अब जैसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की HCl से क्रिया कराएंगे तो जो लवण बनेगा वह हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अगर HNO3 से क्रिया करा लें तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। अगर H2SO4 से क्रिया करा लें तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण या अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट का मिश्रण या अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण, तो इनमें से कोई भी लिया जाए तो वह हमारा कौन सा बफर कहलाएगा, क्षारीय बफर। ठीक है। अब जैसे अम्लीय बफर की हम लोगों ने व्याख्या किया था कि अम्ल मिलाने पर या क्षार मिलाने पर विलयन के पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक उसी तरह से क्षारीय बफर में भी अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए हम व्याख्या आपको समझा रहे हैं और लिखना रहेगा तो जैसे अम्लीय बफर का लिखा गया है उसी तरह से आप नोट बना लेंगे, लिख लेंगे। तो जैसे क्षारीय बफर है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण। तो अमोनियम क्लोराइड देखिए यह लवण है, इसका पूर्ण आयनन होता है अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दुर्बल क्षार है तो इसका पूर्ण आयनन नहीं होगा, आंशिक आयनन होगा और इसके आयनन से अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड। यहां पर भी देखिए अमोनियम आयन हमारा कॉमन आयन है, सम आयन। तो इस सम आयन की उपस्थिति में सम आयन प्रभाव लागू होगा और सम आयन की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, चूंकि यह इससे दुर्बल है
तो इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनन पहले से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसमें हम HCl मिला रहे हैं। अब HCl मिलाएंगे तो क्या होगा, HCl हमारा क्या है, अम्ल है। और यह जो बफर मिश्रण हमारा है ये क्षार और ये लवण, तो ये अम्ल जो है इसमें से किससे क्रिया करेगा, क्षार से क्रिया करेगा। तो देखिए HCl जो है क्रिया करेगा क्षार से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की HCl से क्रिया होगी तो क्षार और अम्ल की क्रिया से आप जानते हैं लवण बनता है और जल बनता है। तो यहां से अमोनियम और ये HCl मिलकर अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ का H और ये OH ये मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O। और आप जानते हो कि H2O क्या है, अल्प आयनित। तो जब ये अल्प आयनित है यानी इसका आयनन बहुत बहुत कम होगा, तो इसके आयनन से जो H आयन या OH आयन उत्पन्न होंगे वह विलयन के pH मान में सार्थक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अम्ल डालने पर विलयन का pH मान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अब ठीक उसी तरह से क्षार मिलाते हैं, NaOH डालते हैं, तो NaOH डालने पर क्या होगा, अब ये क्षार है तो ये क्षार किससे क्रिया करेगा, लवण से क्रिया करेगा, अमोनियम क्लोराइड से। तो अमोनियम क्लोराइड की NaOH से क्रिया कराएंगे तो यहां पर ये NaCl बनेगा और इसका अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों मिलकर के बनाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार का मतलब यह भी विलयन में अल्प आयनित होगा। इस अभिक्रिया को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड के आयनन से उत्पन्न अमोनियम आयन और NaOH के आयनन से उत्पन्न OH आयन ये परस्पर क्रिया करके अल्प आयनित अमोनियम हाइड्रोक्साइड अणु बना लेंगे। और इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनन इतना कम होगा कि इसके आयनन से जो OH आयन उत्पन्न होगा वह विलयन में OH आयन की सांद्रता में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं कर पाएगा, अतः बफर विलयन का pH मान अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात चाहे अम्लीय बफर हो चाहे क्षारीय बफर हो, उस बफर विलयन में अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर उस बफर विलयन का pH मान क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है। अब इसके बाद अम्लीय बफर और क्षारीय बफर के लिए एक समीकरण है H आयन और pH निकालने के लिए। तो अब जो है अम्लीय बफर और क्षारीय बफर के बाद इनके लिए एक सूत्र दिया गया है। इस सूत्र को हम लोग कहते हैं हेंडरसन समीकरण। अम्लीय बफर के लिए H आयन बराबर होता है Ka गुणे C अम्ल बटा में C लवण। यानी अम्लीय बफर यदि है तो उसके लिए हमको हाइड्रोजन, उस अम्लीय बफर विलयन के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। Ka गुणे C अम्ल बटा में C लवण। यानी यह Ka क्या होता है, यह Ka आप पहले से जानते हैं अम्ल का आयनन स्थिरांक है और C अम्ल और C लवण, तो ये अम्ल की प्रारंभिक सांद्रता और C लवण जो है लवण की प्रारंभिक सांद्रता। क्वेश्चन आपको देगा तो उस क्वेश्चन में रहेगा कि अम्ल की सांद्रता इतनी है, लवण की सांद्रता इतनी है, तो प्रारंभिक सांद्रता जो दिया है वही लिया जाएगा। तो इससे हम लोग विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात हो गई तो हम उस विलयन का pH मान भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एक सूत्र है pH बराबर माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। उसी फार्मूले का प्रयोग करके हम विलयन का pH मान निकाल लेंगे। और यदि हमारा बफर विलयन क्षारीय है तो क्षारीय बफर के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होता है Kw बटा Kb गुणे C लवण बटा में C क्षारक। Kw जल का आयनिक गुणनफल है, Kb क्षारक का आयनन स्थिरांक है, C लवण लवण की प्रारंभिक सांद्रता और C क्षारक क्या है, क्षारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो इन सूत्रों की सहायता से हम अम्लीय बफर
और क्षारीय बफर दोनों के लिए पीएच की गणना कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए बफर क्षमता क्या होता है। बफर कैपेसिटी, बफर क्षमता अम्ल या क्षार मिलाने पर, अम्ल या क्षार डालने पर बफर विलयन में अपने पीएच मान को स्थिर बनाए रखने की क्षमता, जो बफर विलयन है वह अपने पीएच मान को मेंटेन रखता है, स्थिर बनाए रखता है, उसी टेंडेंसी को, उसी कैपेसिटी को, उसी क्षमता को हम लोग कहते हैं बफर क्षमता। वही बफर विलयन की बफर क्षमता है कि अम्ल या क्षार मिलाने पर बफर विलयन में अपने पीएच मान को स्थिर बनाए रखने की क्षमता उसकी बफर क्षमता कहलाती है। बफर विलयन के अनुप्रयोग कहां इसका उपयोग होता है? तो स्थिर पीएच मान के विलयन बनाने में, हमें ऐसा विलयन बनाना हो जिसका पीएच मान परिवर्तित न हो, स्थिर बना रहे, तो वहां पर हम बफर विलयन बनाते हैं। दूसरा है सूचकों द्वारा विलयन का पीएच निर्धारित करने में, सूचक की सहायता से हम विलयन का पीएच निर्धारित करते हैं। और तीसरा अनुप्रयोग है गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण यह प्रैक्टिकल संबंधित वर्क है, तो गुणात्मक विश्लेषण में भी बफर विलयन का अनुप्रयोग होता है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन सवाल आपका दिया हुआ है कि 0.1 m एसिटिक अम्ल तथा 0.1 m सोडियम एसीटेट के मिश्रण में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा उसका पीएच मान ज्ञात करिए। दिया हुआ है Ka का मान यानी अम्ल का आयनन स्थिरांक 1.8 गुणे 10⁻⁵ और log 1.8 का मान दिया हुआ है 0.25। अब इसकी सहायता से हम लोगों को इस बफर विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालना है और उस बफर विलयन का पीएच मान। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सवाल में मिश्रण दिया है बफर मिश्रण, वह अम्लीय है कि क्षारीय। तो एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट यानी एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है और उसी अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण, अर्थात ये कौन सा बफर हो गया? अम्लीय बफर हो गया। तो अम्लीय बफर के लिए जो हेंडरसन समीकरण दिया गया है उसी समीकरण को लगा करके हम सवाल को लगाएंगे। तो वह समीकरण होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर Ka गुणे C अम्ल बटा में C लवण। तो देखिए ये सूत्र है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर Ka गुणे C अम्ल बटा में C लवण। दोनों की सांद्रता 0.1 m दिया हुआ है। Ka का मान 1.8 गुणे 10⁻⁵ गुणे 0.1 बटा 0.1, ये कट के 1 हो जाएगा, यानी वैल्यू हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ गई 1.8 गुणे 10⁻⁵ m मोल प्रति लीटर, मोलर सांद्रता आ गई। अब पीएच कह रहा है, तो जब हमारा यह चार्ज निकल गया तो पीएच के लिए हम सूत्र जानते हैं, पीएच बराबर माइनस log हाइड्रोजन आयन। तो माइनस log, अब यह चार्ज की सांद्रता रखेंगे 1.8 गुणे 10⁻⁵। अब इसको तोड़ेंगे तो माइनस log 1.8 आइए गुणा है तो धन ऋण log 10⁻⁵ होगा और ऋण 5 घात जब इधर आएगा तो ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन 5 लाख 10 हो जाएगा। ये आप जानते हैं पहले से। तो ये 5 लाख 10 हो गया, लाख 10 का मान 1 होता है तो 5 लाख 10 का मान 5 हो गया और log 1.8 का मान दिया हुआ है 0.25। ये ऋण में है तो इसका मान रखेंगे ऋण 0.25 या धन 5, यानी 5 में से 0.25 को घटा देंगे तो आ जाएगा 4.75। यानी देखिए इसका पीएच मान कितना आ गया 4.75। तो जब अम्लीय बफर रहेगा तो अम्लीय बफर के लिए पीएच मान 7 से कम आएगा, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन उदासीन होता है।
अगर पीएच मान 7 से अधिक और 14 से कम, 7 से 14 के बीच में है तो क्षारीय होता है, और 0 से 7 के बीच में है तो अम्लीय होता है। तो यदि हमारा अम्लीय बफर है तो पीएच मान 7 से कम, क्षारीय बफर है तो पीएच मान 7 से अधिक आएगा। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां बन रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल को पूछता है, कोई भी आपको बफर मिश्रण दे देगा कि एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट के मिश्रण के विलयन का पीएच मान होगा, और 4 ऑप्शन रहेगा, 7, 7 से कम, 7 से अधिक, और एक ऑप्शन दे देगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ डाटा दिया नहीं है, बस नाम दिया है मिश्रण का, सांद्रता वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो एक ऑप्शन ये बना देगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, चाहे गणना नहीं किया जा सकता। तो आपको ये चेक करना है कि हमारा बफर मिश्रण है और बफर में अम्लीय है तो 7 से कम, और अगर क्षारीय बफर रहेगा तो 7 से अधिक। तो यह हम लोगों का रहा बफर विलयन। अब इसमें आप न्यूमेरिकल करिए, अगर नहीं आता है तो उसको आप पूछिए, हम बताएंगे। धन्यवाद।